नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है। हर टीम के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं, हर टीम की जानकारी आपको दिलचस्प जानकारी आप लोगों को दे रहा हूं। आईपीएल 2023 से पहले आप लोगों को यह अंदाजा हो जाएगा मेरी वीडियोस को देख के कि किस टीम के खिलाफ कितना दम है, कौन सी टीम 2023 में कितनी मजबूत है, कितनी टक्कर दूसरी टीम को दे सकती है। यह आपको एक दूसरे का जब मैं कंपेयर करता हूं तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा और यह भी पता चल जाएगा कि आप जिस टीम को पसंद करते हैं उस टीम को क्या बदलाव करने की जरूरत है। ये आपको अंदाजा बखूबी लग जाएगा 2023 में, और ऑक्शन में किस टीम को, किन खिलाड़ियों को लेना चाहिए। तो मेरी वीडियो देख के आप लोगों को इस बात का अंदाजा हो जाएगा। अब मैं देखिए कंपेयर करूंगा केकेआर वर्सेस गुजरात, क्योंकि केकेआर अच्छी टीम, लगातार हम चर्चा केकेआर की कर ही रहे हैं, और गुजरात टाइटंस जो पिछली बार की चैंपियन है। तो जाहिर तौर पर केकेआर को अगर चैंपियन बनना है तो पहली बार तो पिछली बार की चैंपियन को हराना पड़ेगा ना, उसके खिलाड़ियों को मात देनी पड़ेगी, तभी तो केकेआर भी चैंपियन बन पाएगी। तो चलिए अब अपनी इस वीडियो में गुजरात से देखते हैं कि केकेआर कितनी टक्कर गुजरात को देती हुई नजर आती है और कितनी बेहतर गुजरात के सामने केकेआर की ये टीम हमें नजर आ रही है। तो केकेआर की प्लेइंग 11 वही है जो मैं रखता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि वही प्लेइंग 11 खेलने वाली है। ज्यादा बदलाव केकेआर की प्लेइंग 11 में नहीं होने वाला है। अब गुजरात की बता देता हूं, रिद्धिमान साहा गिल होंगे, साई सुदर्शन मेरे हिसाब से अभिनव मनोहर, इन दोनों में से कोई एक होगा। मनोहर हालांकि वेड है, लेकिन मैं मानता नहीं हूं कि वेड को खिलाएगी केकेआर, क्योंकि यहां पर आप मिलर को खिला रहे हैं, राशिद को खिला रहे हैं, जोसेफ को खिला रहे हैं, तीन तो हो गए। चौथे खिलाड़ी के तौर पर शायद कोई और तो गेंदबाज आ सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मैथ्यू वेड को खिलाया जाना चाहिए। मैथ्यू वेड को अगर केकेआर यहां गुजरात खिलाएगी तो गलती करेगी, क्योंकि साई सुदर्शन बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, इनफॉर्म है, रन बना रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत रन बनाए हैं साई सुदर्शन ने, तो यह बहुत बड़ी बात है। तो यहां पर साई सुदर्शन, हार्दिक रहेंगे, मिलर रहेंगे, तेवतिया रहेंगे, राशिद, शमी, जोसेफ, यश दयाल और साई किशोर, ये जो है मतलब बहुत अच्छी गेंदबाजी यहां पर रहने वाली है गुजरात की बहुत बेहतर तरीके से। तो देखिए अब यहां पर कंपेयर करते हैं दोनों टीमों का कि कौन सी टीम कितनी मजबूत है। तो यहां पर ओपनर से शुरुआत करते हैं, ऊपर से हम शुरुआत करते हैं, निचले क्रम तक आते हैं उसके बाद में। यहां पर देखिए अब ओपनर के तौर पर केकेआर का बोलूं तो गुरबाज और वेंकटेश अय्यर यहां पर दोनों ओपनिंग करने वाले, और यहां पर रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल ये दोनों ओपन करने वाले हैं। अब अगर इन दोनों पेयर को हम कंपेयर करें, अगर इन दोनों पेयर को कंपेयर करें, इसको कंपेयर करूंगा और इसको कंपेयर करूंगा, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये दोनों नए हैं, गुरबाज और अय्यर दोनों नए हैं, ये दोनों भाई खेले खाए हैं। रिद्धिमान साहा सालों से खेल रहे हैं, शुभमन गिल टीम इंडिया के लिए बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, वनडे में भी अच्छी बल्लेबाजी करी है, और 2022 में आईपीएल में भी कमाल की बल्लेबाजी इन दोनों ने की थी। सिचुएशन को भांपना जानते हैं, सिचुएशन के हिसाब से खेलना जानते हैं, टीम के हिसाब से खेलना जानते हैं। ज्यादा तेज तर्रार बल्लेबाजी दोनों नहीं करते हैं, मतलब 125, 30, 35 के आसपास स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं, और मतलब तकनीक दोनों की अच्छी है। रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल दोनों की तकनीक अच्छी है, पारी को आगे बढ़ाना जानते हैं, जबकि गुरबाज और वेंकटेश अय्यर उतने टेक्निकली स्ट्रॉन्ग मुझे नजर नहीं आते। थोड़ा सा तेज जरूर खेलते हैं गुरबाज की और मैं बात करूं, क्योंकि वेंकटेश अय्यर के ऊपर तो मुझे भरोसा ही नहीं है कि इस बार कैसा करेंगे, कैसा खेलेंगे, लेकिन गुरबाज थोड़ा तेज जरूर खेलते हैं। लेकिन आप उन पर यह भरोसा नहीं कर सकते कि वो मतलब 30+ पारी हर मैच में खेलेंगे, क्योंकि वो आते ही चौका छक्का लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में बल्लेबाज गलती कर बैठता है। तो दोनों ओपनर्स की एक अलग अलग छाप है, इधर तेज खेलने वाले खिलाड़ी हैं तो उधर संभल कर खेलने वाले खिलाड़ी हैं, मैच को बनाकर खेलने वाले खिलाड़ी। तो इसीलिए मैं अगर टेक्निकली मानूं तो मुझे यहां पर ये गुजरात की जोड़ी थोड़ी सी बेहतर नजर आती है केकेआर की जोड़ी से। मैं फिर हमेशा वीडियो में अपने में बोलता हूं कि केकेआर को अपने ओपनर्स को मजबूत करना पड़ेगा, वरना केकेआर की जो नींव है ना, ओपनर की नींव होती है, नींव बोला जाता है ओपनर, वो नींव ही कमजोर है। यहां पर केकेआर मुझे कमजोर नजर आ रही है। तो यहां पर मैं इस ओपनिंग पेयर को मजबूत करना मानता हूं जो गुजरात का ओपनिंग पेयर है। अब बात आती है नंबर 3 पर, श्रेयस अय्यर, साई किशोर। देखिए साई सुदर्शन शानदार बल्लेबाजी इस वक्त 2022 में कर रहे हैं, डोमेस्टिक में 3 शतक लगा चुके हैं, 3 लगभग अर्धशतक लगा चुके हैं, कमाल की बल्लेबाजी साई सुदर्शन ने की है। वहां पर अभिनव मनोहर भी अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन मैं साई सुदर्शन को पहले मौका देना चाहता हूं। अब यहां पर बात आती है श्रेयस अय्यर की। देखिए श्रेयस अय्यर का जो भारतीय टीम के साथ जो सफर रहा है वो उतना बेहतर नहीं रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी वो दोनों मैचेस में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, मतलब बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं श्रेयस अय्यर के, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो यहां पर देखिए नाम
नाम तो श्रेयस अय्यर का बहुत बड़ा है, काम सुदर्शन का बहुत बड़ा है। तो यहां पर अगर काम की बात देखें, करंट फॉर्म की बात देखें, तो करंट फॉर्म साई सुदर्शन के पास है और नाम श्रेयस अय्यर के पास है। तो ऐसा देखिए, कप्तान के तौर पर श्रेयस अय्यर ने 2022 में 400 से ज्यादा रन बनाए थे। कप्तान के तौर पर बल्लेबाजी अच्छी की थी कई मौकों पर श्रेयस अय्यर ने। तो यहां पर मैं 50-50 रखूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं श्रेयस अय्यर को ज्यादा रखूंगा, मैं 50-50 रखूंगा। एक का नाम है तो एक का काम है, इसीलिए मैं यहां पर 50-50 रखने वाला हूं। एक का नाम है श्रेयस अय्यर का, दूसरे साई सुदर्शन का काम है, तो यहां पर मैं 50-50 इन दोनों को रखूंगा। अब बात आती है नंबर 4 पर, तो नीतीश और हार्दिक। तो जाहिर तौर पर हार्दिक मुझे थोड़े से बेहतर नजर आते हैं, बल्लेबाजी में भी उनके अंदर मैच्योरिटी आई है, आप लोगों को इस बात का एहसास भी होगा। बल्लेबाजी में भी मैच्योरिटी आई है और गेंदबाजी में तो अपनी टीम के लिए बेहतर करते ही हैं। तो नीतीश से बेहतर मैं ये मानता हूं कि नीतीश को ओपन करवा दीजिए यार वेंकटेश अय्यर के साथ। यहां पर नीतीश को अगर ओपन करवा दिया जाए तो मेरे हिसाब से केकेआर मजबूत हो जाएगी, क्योंकि वेंकटेश अय्यर को नीचे ले आइए, अगर वेंकटेश अय्यर को ऊपर रखेंगे और ऊपर में हर मैच में वो जल्दी जल्दी आउट होते चले गए तो हर मैच में केकेआर के ऊपर प्रेशर आता चला जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि नीतीश राणा को ऊपर ऊपर गुरबाज के साथ ओपन करवा दीजिए। मेरे हिसाब से ये केकेआर के लिए बहुत अच्छा फैसला हो सकता है। अब बात आती है नंबर 5 की। नंबर 5 पर है रिंकू सिंह और इधर है मिलर। तो मिलर जाहिर तौर पर बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, आपको पता ही है मिलर की, तो खैर वो तो पिलर होते हैं किसी भी टीम के लिए। दक्षिण अफ्रीका की बात कर लीजिए, गुजरात की बात कर लीजिए, तो मिलर तो वास्तव में बढ़िया है, लेकिन रिंकू सिंह भी अच्छी फॉर्म में है। तो ये टक्कर भी धुआंधार होने वाली है। तो इस टक्कर को मैं रखना चाहता हूं 60-40 केकेआर, 60 गुजरात, क्योंकि मिलर नाम के साथ साथ काम भी बड़ा कर रहे हैं, इसीलिए मैंने 60 पॉइंट दे दिए हैं मिलर को, क्योंकि नाम के साथ काम भी बड़ा कर रहे हैं। और रिंकू सिंह क्योंकि नाम छोटा है और काम भी किया है, तो इसलिए 40% मैं रिंकू सिंह को भी रख रहा हूं। अब यहां पर नंबर 6 की बात आती है। नंबर 6 पर आते हैं रसल और तेवतिया। देखिए दोनों अलग तरीके के ऑलराउंडर है। रसल आपके तेज गति के ऑलराउंडर है और राहुल तेवतिया स्पिन ऑलराउंडर है। लेकिन बात सारी क्या है कि राहुल तेवतिया से गेंदबाजी 2022 में नहीं करवाई गई, गेंदबाजी का तो किस्सा ही खत्म हो गया। अब बात आती है बल्लेबाजी की। तो बल्लेबाजी में राहुल तेवतिया ने मैच जिताए हैं। देखिए खिलाड़ी कौन बड़ा होता है? खिलाड़ी बड़ा वो होता है जो मैच जिताता है। बेशक उसको 4 गेंद मिले, लेकिन उन 4 गेंदों में अगर वो मैच जिता देता है अपनी टीम को, मैच विनिंग पारी खेलता है, मैच विनिंग शॉट लगा देता है, तो वो खिलाड़ी बड़ा है मेरी नजर में। आपकी नजर में भी वही खिलाड़ी बड़ा होता होगा जो खिलाड़ी मैच जिताता है। काम देखिए बेशक आप 50 रन बना दो, 50 रन बनाने के बावजूद भी अगर आपकी टीम हार जाए तो आपके उन 50 रनों की कोई अहमियत नहीं है। तो अगर आपने 2 छक्के लगाकर अपनी टीम को आखिरी 2 छक्कों पर मैच जिता दिया तो आप बड़े हैं। इसीलिए तेवतिया ने वो काम करके दिखाया है 2022 में, कई मौकों पर उन्होंने अपनी टीम को जिताया है। तो यहां पर मैं तेवतिया को ऊपर रखना चाहता हूं, क्योंकि रसल उस तरीके का काम नहीं कर पा रहे हैं। रसल अपनी एक वक्त था 2-3-4 साल पहले जब रसल अपनी टीम को फिनिश किया करते थे, मैच जिताया करते थे और आखिर में आकर सबसे बड़े फिनिशर रसल हुआ करते थे। मुझे चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ एक मैच याद है जब रसल ने जिताया था। तो जाहिर तौर पर रसल वो थे, एक वक्त था रसल का जब वो मैच आखिर में आकर फिनिश करते थे 15-20 गेंदों पर वो 40-50 रन बना दिया करते थे। लेकिन अब वो मुझे चीज 2022 में नजर नहीं आई रसल के अंदर। इसलिए राहुल तेवतिया ने वो काम करके दिखाया। अगर गुजरात की टीम लीग मैचों में जीती, बड़े बड़े मैचेस जीती गुजरात की टीम लीग मैचों में, तो वो तेवतिया का बहुत बड़ा उसमें रोल था, राशिद खान का बहुत बड़ा रोल था। और लोग उस वक्त ये बोलते थे कि गुजरात की टीम तो नसीब से जीत रही है, उनका लक अच्छा है इसलिए गुजरात की टीम जीत रही है। लक नहीं भाई, लक बनाना पड़ता है। आखिर के 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाने पड़ते हैं। वो गेंद अपने आप बल्ले पे नहीं आएगी, वो बल्ले पे लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए मुझे राहुल तेवतिया को मैं ऊपर रख रहा हूं। आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। अब यहां पर बात आती है नंबर 7। बहुत तगड़ी टक्कर है, नरेन और राशिद, बहुत तगड़ी टक्कर है। दोनों विदेशी स्पिनर हैं, दोनों स्पिनर हैं, दोनों बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, स्पिन ऑलराउंडर हैं दोनों। लेकिन यहां पर मैं राशिद को ऊपर रखना चाहता हूं। ऊपर राशिद को इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि राशिद सुनील नरेन से ज्यादा विकेट टेकर नजर आते हैं। हालांकि सुनील नरेन है, सुनील नरेन की गेंदों पर रिस्क कम ले रहे हैं। जब से सुनील नरेन का एक्शन बदला है, वो जब एक्शन से पहले वाले तो सुनील नरेन अलग सुनील नरेन होते थे, वो पूरी 6 की 6 गेंदें बल्लेबाज को समझ में ही नहीं आती थी। लेकिन अब सुनील नरेन जो है ना, जब से एक्शन बदला है तब से विकेट कम मिल रहे हैं सुनील नरेन को, और राशिद खान विकेट बहुत चटका रहे हैं। तो यहां पर और बल्लेबाजी के तौर पर सुनील नरेन पिछले 2-3 साल से पूरी तरीके से फेल हो रहे हैं, बल्ला चल नहीं रहा है उनका। तो यहां पर राशिद खान ने मैच जिताए हैं 2022 में, तो राशिद खान को मैं यहां पर ऊपर रखूंगा, सुनील नरेन से ऊपर यहां मैं राशिद खान को रखना चाहता हूं। अब यहां पर बात आती है 8 नंबर की, शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद शमी। देखिए दोनों की अलग ताकत है। मोहम्मद शमी गेंदबाजी की ताकत है, शार्दुल ठाकुर मिक्स ताकत है, गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों की ताकत है। लेकिन यहां पर मैं मोहम्मद शमी को ऊपर रखना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर नंबर 8 की
बात करते हैं तो नंबर 8 पर आपको बल्लेबाजी की जरूरत नहीं है, नंबर 8 पर आपको वो खिलाड़ी की जरूरत है जो गेंदबाजी में विकेट चटकाए, क्योंकि बल्लेबाज तो आपके नंबर 7 तक आ चुके हैं, 8वें नंबर तक आप बल्लेबाज के बारे में सोचेंगे तो फिर नंबर 7 तक क्या कर रहे हैं बल्लेबाज। तो यहां पर आपको वो खिलाड़ी की जरूरत है जो गेंदबाजी से विकेट चटकाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि शमी विकेट टेकर गेंदबाज है। 2022 में हमने देखा पावर प्ले में उन्होंने विकेट चटकाया, हालांकि 2022 में शार्दुल ठाकुर ने भी विकेट लिए हैं लेकिन महंगे बहुत साबित हुए हैं, महंगे बहुत साबित हुए हैं। शार्दुल ठाकुर आईपीएल 2022 में महंगे बहुत साबित हुए जबकि शमी उतने महंगे साबित नहीं हुए और बेहतर गेंदबाजी मोहम्मद शमी ने की। तो यहां पर मैं मोहम्मद शमी को ऊपर रखूंगा। अब बात आती है यहां पर नंबर 9 सऊदी और जोसेफ। तो यहां पर जाहिर तौर पर नो डाउट सऊदी मुझे बेहतर नजर आ रहे हैं, या फिर लोकी फर्गूसन अगर आते हैं तो लोकी फर्गूसन भी मुझे बेहतर नजर आ रहे हैं जोसेफ से। तो ये मुझे केकेआर की ये वाला खिलाड़ी मुझे केकेआर का मजबूत नजर आ रहा है, क्योंकि सऊदी मुझे जोसेफ से बेहतर नजर आ रहे हैं। अब यहां पर आते हैं उमेश यादव और यश दयाल। तो नो डाउट उमेश यादव बेहतर है, केकेआर के उमेश यादव मुझे बेहतर नजर आ रहे हैं गुजरात के यश दयाल से, और उमेश यादव बेहतर गेंदबाज यश दयाल से हैं क्योंकि यश दयाल अभी नौजवान खिलाड़ी, हालांकि स्विंग है यश दयाल के पास भी, उमेश यादव के पास रफ्तार भी है और स्विंग और विकेट टेकर भी उमेश यादव है और तजुर्बा उनके साथ है, तो वो बेहतर है। अब यहां पर बात आती है साई किशोर और वरुण चक्रवर्ती। तो नो डाउट मैं साई किशोर को ऊपर रखूंगा। साई किशोर इकोनॉमिकल बहुत गेंदबाज है, मतलब रन उनकी गेंदबाजी पर नहीं बन रहे हैं, 2022 में हमने देखा, और विकेट ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि वो राशिद खान का साथ दे रहे हैं, जो उनका पार्टनर है स्पिन पार्टनर, उसका वो साथ बखूबी दे रहे हैं, जबकि वरुण चक्रवर्ती सुनील नरेन का साथ नहीं दे पाए। तो ये केकेआर की हार की सबसे बड़ी वजह 2022 में थी, और गुजरात की जीत की सबसे बड़ी वजह यह थी क्योंकि राशिद खान को पार्टनर मिल गया था, एक स्पिन पार्टनर जो साई किशोर के रूप में था। तो ये कई सारी चीजें देखी जाती हैं जब आपकी टीम चैंपियन बनती है, तो उसमें यह देखा जाता है कि किस टीम किस नंबर पर किस खिलाड़ी ने कैसा प्रदर्शन किया है और उसका पार्टनर कैसा मिल रहा है। जैसे कि मोहम्मद शमी को जोसेफ और यश दयाल के तौर पर अच्छे पार्टनर मिले 2022 में, तीनों ने अच्छी गेंदबाजी की, जबकि केकेआर को पार्टनर नहीं मिले। आप सऊदी की बात कर लीजिए, बहुत सारे गेंदबाज बदले गए, हर मैच में गेंदबाज बदला जाता था, कभी पैट कमिंस को खिलाया गया, कभी सऊदी को खिलाया गया, कभी उमेश यादव, मतलब हर मैच में बहुत सारे खिलाड़ी केकेआर ने पिछली बार बदले, बहुत एक्सपेरिमेंट केकेआर ने पिछली बार किया, हर मैच में कुछ ना कुछ बदलाव होता था। तो यहां पर केकेआर को सबसे पहले तो उन बदलावों को खत्म करना पड़ेगा, एक टीम पर भरोसा जताना पड़ेगा, उस टीम को लगातार मैचेस देने पड़ेंगे, उन खिलाड़ियों को लगातार खिलाना पड़ेगा, तब जाकर केकेआर बेहतर कर सकते हैं। जबकि गुजरात एक सेम टीम के साथ, बस एक दो बदलाव तो गुजरात में हुए, मैथ्यू वेड को लगातार हर बार गालियां मिलती रही लेकिन उनको फिर भी गुजरात खिलाती रही, तो बस एक वो मैथ्यू वेड और विजय शंकर वाला बदलाव हुआ था, बाकी गुजरात ने कोई बदलाव किया ही नहीं, एक सेम टीम के साथ खेलते चले गए, तो वो खिलाड़ियों के अंदर भरोसा आता है। तो ये गुजरात के साथ मुझे प्लस पॉइंट नजर आता है। गुजरात का मुझे मध्यम क्रम थोड़ा बेहतर नजर आ रहा है, केकेआर का थोड़ा सा मुझे ऊपरी क्रम T20 के लिहाज से मैं मान सकता हूं कि बेहतर है, क्योंकि गुरबाज अगर चल गए तो अपने दम पर मैच बदल देंगे। श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा 6 नंबर 4 बल्लेबाज इनके पास अच्छे हैं, इधर पर रिद्धिमान साहा, गिल, साई सुदर्शन, हार्दिक, खिलाड़ी तो बड़े हैं, भरोसा भी आप इन पर हर खिलाड़ी पर कर सकते हैं, लेकिन वो T20 के हिसाब से स्ट्राइक रेट बहुत बड़ा मैटर करता है, वहां पर आती है। लेकिन मध्यम क्रम गुजरात का बहुत मजबूत है, यहां पर हार्दिक है, मिलर है, राहुल है, राशिद है, ये मध्यम बहुत मजबूत और भरोसेमंद है। सबसे बड़ी बात क्या है, भरोसेमंद मध्यम क्रम है। मध्यम क्रम के पूरा भरोसा जता सकते हैं कि अगर आखिरी ओवर में 20 रन भी की जरूरत भी है तो राशिद और राहुल तेवतिया, ये दोनों या मिलर, ये तीनों बना सकते हैं। तो ये भरोसा होना चाहिए अपनी टीम के ऊपर। यहां पर केकेआर के पास मुझे वो भरोसा रसल, नरेन, ठाकुर के अंदर मुझे नजर नहीं आ रहा है। रसल भी नहीं चल पा रहे, नरेन भी नहीं चल पा रहे और ठाकुर भी उस तरीके के बल्लेबाज नहीं है कि आखिरी ओवर में 6 गेंदों पर 20 रन बना देंगे। तो यहां पर लोअर ऑर्डर जो है ना मध्यम क्रम का, वो केकेआर का मुझे थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है। गेंदबाजी के तौर पर केकेआर सऊदी और उमेश को छोड़ दें तो गेंदबाजी भी वो जो पैनापन है ना, वो जो विकेट टेकर वाली बात है, वो मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि शार्दुल ठाकुर महंगे साबित होते हैं। उसके बाद में सुनील नारायण विकेट नहीं ले पा रहे हैं, चक्रवर्ती तो बिल्कुल ही मुझे फ्लॉप नजर आ रहे हैं। तो यहां पर बस केवल सऊदी या फर्गूसन या उमेश, ये खिलाड़ी मुझे नजर आते हैं। उसके बाद में यहां पर राशिद विकेट टेकर हैं, शमी विकेट टेकर हैं, जोसेफ, दयाल, साई किशोर, ये मुझे टीम की गेंदबाजी बहुत मजबूत नजर आ रही है, और हार्दिक पांड्या खुद, तो ये बहुत बड़ी ताकत है गुजरात के पास। तो आपका केकेआर और गुजरात के इस कंपैरिजन पर क्या कहना है, इस तुलना पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कौन सी टीम आपको मजबूत नजर आ रही है ये भी मुझे बताइएगा, और किस टीम की कंपेयर आप देखना चाहते हैं, किस टीम की तुलना किसके साथ देखना चाहते हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। आईपीएल 2023 के पहले इस तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।